तो हमारे पास ग्रेविटेशन का चैप्टर चल रहा है और इस ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम लोगों ने जो पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें इसके कुछ बेसिक्स को हमने जाना था कि ग्रेविटेशन में बेसिक क्या होता है। बेसिक ये था कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। तो पहली बात तो यहीं से एक प्रॉपर्टीज़ निकल के आ गई कि इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक नेचर का होगा। इलेक्ट्रिकल की तरह, चार्जेस की तरह दो नेचर का नहीं होगा कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। दूसरी बात जो इसका फॉर्मूला होता है, वैल्यू जो होती है वो होता है G(m1 m2 अपॉन r²। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है इन दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और साथ ही साथ इसके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों को जब कंबाइंड किया जाता है, इन दोनों का कंबाइंड किया जाता है तो ये फॉर्मूला आता है हमारे पास m1 m2 अपॉन r²। लेकिन अभी भी हमने यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पर डिपेंड कर रहा फ़िलहाल। लेकिन जब हम यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, कभी कभी आपके दिमाग में सवाल आना ही चाहिए कि सर हमेशा ये कांस्टेंट क्यों लेके चले आते हैं हम लोग, आखिर ये कांस्टेंट क्यों चला आता है। हाँ, ये तो हम जानते हैं प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, लेकिन वाई फॉर्मूले में आखिर लाते ही क्यों हैं और ये कौन लेके आता है? बैलेंस करने के लिए। एक्चुअल में ये जो चीज़ें आती हैं, फार्मूला आता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। जो साइंटिस्ट इसको ले करके आता है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को लगाया, इस डिस्टेंस में रखा तो कितना फोर्स लग रहा, थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ा दिया तो फोर्स मेज़र किया तो देखिए कितना फोर्स लग रहा। तो इस तरीके से उनको पता चलता है कि जब डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स बढ़ रहा है, जब डिस्टेंस क्या हो रहा है कि ज़्यादा हो रही है तो डिस्टेंस का फोर्स कम हो जा रहा है। तो एक चीज़ उन्होंने निकाल लिया। लेकिन जब ये इसको थ्योरेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू नहीं आती जो एक्सपेरिमेंटली आती है। यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो आइडियल नहीं होता, उसमें एटमॉस्फेयर का दखल होता है। एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं उसमें क्या करता है, इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक बहुत बड़ा मास ले लूँ 100 kg का और मैं एक छोटा सा मास ले लूँ 5 kg का और मैं इसको एक सेम हाइट से ऊपर से नीचे ड्रॉप करूँ तो अर्थ पर दोनों में से कौन पहले पहुँचेगा? स्मॉल पहले पहुँचेगा और 100 kg वाला पहले पहुँचेगा। दोनों साथ में पहुँचते हैं। साइंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ये दोनों साथ में पहुँचते हैं। हाँ देखिए, H = UT + ½ AT²। इस फॉर्मूले में क्या कहीं मास है? या V = U + AT? नहीं है। या V² = U² + 2AS? मास नहीं है। इसका मतलब मास पे डिपेंड तो कर नहीं रहा, तो हम मास को उसमें दखल क्यों दे रहे हैं? अब होता क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा होता है? एक्चुअल में जब आप अपनी छत से दो मास गिराइए, देखिए भारी वाला पहले पहुंच जाएगा, या हो सकता है भारी वाला बाद में पहुंचे, ये भी होगा, दोनों हो सकता है। उसके डिपेंड करता है कि जब आपने किसी मास को गिराया तो उसके एरिया की वजह से वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस लगा, वहाँ पर ड्रैग फोर्स लगा, तो वो तो आपके इसमें कैलकुलेट नहीं हुआ है ना, वो तो उसमें कैलकुलेट ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जो मास है वो मास चाहे कोई भी मास हो, चाहे कोई भी शेप हो, सेम टाइम पहुँचेंगे, सेम साथ में पहुँचेंगे तब है जब ये वैक्यूम क्रिएट हुआ जाए। तो आप YouTube पे सर्च करिए, देखिए वहाँ पर आपको मिलेगा, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है बाकायदा कि एक बहुत बड़े चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट किया गया और कैमरे वगैरह लगा दिए गए और दो अलग अलग मास की चीज़ों को गिराया गया, दोनों साथ में पहुँचे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब यहाँ पर आइडियली कैलकुलेट करते हैं तो दोनों के वैल्यू में डिफरेंस आता है। इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, गैप अप करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कांस्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कांस्टेंट भी अपने मन से नहीं ले आते कि नहीं हमने इतना मान लिया, चलो भाई इसका वैल्यू 4 होगा। ये लेकर के आते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन कौन से मीडियम के चीज़ों पर वो इफ़ेक्ट कर रहा। जैसे आपने पढ़ा होगा परमिटिविटी, मीडियम का अपनी परमिटिविटी होती है, ठीक है। उसी के बिहाफ पर ये कांस्टेंट लेकर के आए जाते हैं।
तो यहाँ पर ये जो g है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब ये फार्मूला आप जाकर के मून पे लगाएंगे तो फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। तो यानी यहाँ पर जो g की वैल्यू होती है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बाकी यूनिट हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन में जाएगा तो केजी, तो ये हो जाएगा केजी स्क्वायर। इसका डायमेंशन भी फाइंड करने के लिए आता है, पहले चैप्टर जो आपने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में, तो यहीं से आप डायमेंशन भी फाइंड करेंगे। न्यूटन का मैंने बताया था पिछले लेक्चर पर mLT-2 और मीटर स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन केजी M स्क्वायर, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, m-1 L क्यूब T⁻⁻2। तो इस तरीके से हो गया। अब आ जाइए इसमें आगे हमें क्या पढ़ना है वो समझिए। आगे में पढ़ना है, एक है शेल थ्योरम। शेल थ्योरम, शेल ने क्या कहा था उसको समझते हैं हम लोग, है ना। अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, जो आगे हुआ है ना, कट आगे हुआ है सिलेबस में। शेल थ्योरम बहुत ध्यान से समझिएगा, समझने वाली चीज़ है, इसके फॉर्म डेफिनेशन लिखा हुआ उसे रटने की ज़रूरत नहीं है। शेल थ्योरम ये कहता है कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस मान लीजिए कुछ है, और एक यहाँ पर बहुत दूर क्या है, कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, पार्टिकल रखा हुआ है, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, तो इसके थ्रू इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा 1/4πε0 इंटू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस। हाँ, अगर ये इसका रेडियस a हो, ये डिस्टेंस r हो, है ना, ये तब भी है जब r इज़ ग्रेटर देन a, यही लगेगा। ये सॉलिड स्फीयर लिया गया। मान लीजिए एक हॉलो स्फीयर लिया जाए, तो इसका जो मास होता है वो कहाँ होता है, मास तो सेंटर पर होगा ही नहीं, हॉलो स्फीयर है ना, सेंटर पर नहीं होगा। हॉलो स्फीयर लिया गया तो मास क्या होगा, पेरीफेरी पे ही पूरा होगा। इस केस में भी अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट दूर है, स्मॉल m से है, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, F = 1/4πε0 कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, दोनों पे सेम लगेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है, वो समझने वाला है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, कोई अर्थ है, अर्थ क्या मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और ये सॉलिड है, तो इसका रेडियस r है। आपने क्या किया कि इस पर गड्ढा कर दिया, यहाँ से खोद दिया और यहाँ से आप यहाँ चले आए, इस वाले सरफेस पे आ गए, यहाँ आ गए आप, ठीक है। तो ये जो स्मॉल m यहाँ था ना, वो स्मॉल m यहाँ है, ठीक है, हाँ अंदर है। तो ये जो पहले का मास था वो कैपिटल M था, मैं कह रहा हूँ इसका मास कितना होगा, वो होगा कैपिटल MR, सॉरी MR कह रहा हूँ मैं, तो इसका मास रेडियस लेना पड़ेगा R, और ये टोटल रेडियस जो है वो A है, या कैपिटल R ले लीजिए, हाँ वो ज़्यादा सही है। तो छोटे वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो स्मॉल r, और बड़े वाले का क्या है, कैपिटल R। तो इसका जो मास हो जाएगा, हम उसको MR से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, नहीं छोटे वाले का, छोटे वाले का है तो स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। मास अभी फॉर्मूले में कौन सा लेंगे ये देखिएगा, मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ कि जो टोटल मास है वो कैपिटल M है, जो अंदर का स्फीयर का मास है वो MR है। तो इस वक्त इस स्मॉल m पर इस स्फीयर की वजह से ही, जो छोटा स्फीयर उसकी वजह से ही सिर्फ फोर्स लगेगा, बड़े वाले बाहर की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, और वो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 कैपिटल MR इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल ही r ही होगा, बाहर वाले से मतलब ही नहीं रहा। तो आपको क्या रखना है, जिस गड्ढे तक चला गया तो जो पोर्शन उसने छोड़ दिया, ये पोर्शन, इसका मास आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। जिस मास के ऊपर रखा हुआ सिर्फ उसकी वैल्यू लेनी है मास में, और साथ ही साथ अब सिर्फ वहीं से इसकी डिस्टेंस लेनी है, ये डिस्टेंस।
स्मॉल आर वाली डिस्टेंस, हाँ हाँ आर स्क्वायर रखा गया, वही है, स्मॉल आर है इसमें। ठीक है, नोट कीजिए, फिर इसमें न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको अभी जो एक चीज़ पढ़ाया था शेल थ्योरम, उसमें करेक्शन कर लीजिए। मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फार्मूला लिख दिया वहाँ पर, क्योंकि मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया। वहाँ पर जो जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर पहले केस में, दूसरे केस में भी होगा एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और तीसरे केस में होगा एफ इज इक्वल टू जी, ये कांस्टेंट की जगह मैंने वहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, वो इलेक्ट्रिकल वाला मेरे दिमाग में चल रहा था और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। वो एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी है मीडियम की। आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ना। द मास ऑफ ए प्लैनेट जुपिटर इज, मास गिवन है एक प्लैनेट का, एंड डेट ऑफ द सन, सन का गिवन है। द मीन डिस्टेंस ऑफ द जुपिटर फ्रॉम द सन इज, ये डिस्टेंस दोनों के बीच गिवन है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच द सन एग्जर्ट्स ऑन जुपिटर। भाई हम लोग जानते हैं कि बीच में सन है और इसके सराउंडिंग में ये होगा इसका पाथ जुपिटर का, ये हो गया जुपिटर। कह रहा है कि सन और जुपिटर इन दोनों का मास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जुपिटर के मास की जाए तो मैं इसको स्मॉल एम कह देता हूँ, वो है 1.9 × 10⁻27 kg, और मास ऑफ सन मैं उसको कैपिटल एम कह देता हूँ, ये कैपिटल एम ये स्मॉल एम, और वो गिवन है 1.99 × 10⁻30 kg। और साथ ही कह रहा है द मीन डिस्टेंस ऑफ द जुपिटर फ्रॉम द सन इज, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आर, वो गिवन है 7.8 × 10⁻11 मीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच द सन एक्सर्ट्स ऑन द जुपिटर। तो फोर्स का फॉर्मूला तो हमारे पास सिंपल से यही है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे 6.67 × 10⁻11 इंटू कैपिटल एम 1.99 × 10⁻30, और स्मॉल एम की वैल्यू 1.9 × 10⁻27 अपॉन आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस है 7.8 × 10⁻11 का स्क्वायर। ये यहाँ सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा जो आंसर गिवन है, ठीक है। ये तो आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूले पता। क्वेश्चन आगे है मेन, वो क्या कह रहे हैं देखिए, समझिए अगला पार्ट देखिए। कह रहे एज्यूमिंग डैट द जुपिटर मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। पहली बात तो एक्चुअल में देखा जाए तो सर्कुलर होता नहीं है, लेकिन इसने आपको इजी करने के लिए सर्कुलर कह दिया। कह रहा सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द जुपिटर। भाई ये यहाँ से ये चल रहा होगा तो v वेलोसिटी से, कह रहा है ये v वेलोसिटी बताइए। तो अब देखिए सर्कुलर मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि भाई जो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर जब मूव करता है तो इस पर दो फोर्सेस लगते हैं, एक सेंटर के डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में। जो सेंटर के डायरेक्शन में होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंटर के बाहर आउटर डायरेक्शन लगता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जिसको मैं सेंट्रीपिटल है CE कह रहा हूँ, वो होता है mv²/r, ये अंदर होता है। और मैंने जब पढ़ाया तो मैंने बताया कि ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये एक ऐसा फोर्स है ना जो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जैसे जब आप साइकिल से टर्न करते हैं ना, तो साइकिल के व्हील और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है कभी उसके बराबर होगा, कभी आप किसी बॉल को किसी रस्सी से बांधिए और हॉरिजॉन्टल में से रोटेट कीजिए, तो यहाँ पर बॉल है, ये रहा रस्सी, इसके बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन फोर्स है ना, उस T के बराबर ये होगा। तो जो फोर्स इसके बीच में लगता है ना, जो कि सेंट्रीफ्यूगल बाहर वाले को बैलेंस करता है, उसी के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, तो वो उसके इक्वल होता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? यही तो लग रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये हो, इसके इक्वल हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर।
सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा यहाँ किसके फॉर्म में है, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको v जब फाइंड करना होगा, m से m कैंसिल हो गया तो यह आ जाएगा g कैपिटल M अपॉन r, स्क्वायर हटा दिया तो इसको अंडर रूट में रख दीजिए। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम अंडर रूट कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻11, कैपिटल M 1.99 इंटू 10⁻30 अपॉन R 7.18 इंटू 10⁻11। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, अक्सर आते हैं ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर वो सेंट्रीपिटल को इसके इक्वल करने के लिए कहेगा और अलग अलग तरीके से पूछे जाएगा, तो आपको ध्यान देना है इस पर। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। देखिए यहाँ रेडियस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अर्थ का रेडियस नहीं है। पहली बात तो अक्सर गलती हुई जाती है लोगों से, तो ये ऑर्बिटल रेडियस है। ऑर्बिटल रेडियस का मतलब कोई एक ऑर्बिट है, पाथ है ये, जिसके बीच में सन है और यहाँ पर कहीं है अर्थ। ये इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या कर रहा है, ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यह कह रहा है ये जो डिस्टेंस है ना, ये r है और यही r आपको गिवन है। रेडियस 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर है। तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ द सन। इसका मास हमें पता करना है, कैपिटल M है मान लो, ये कैलकुलेट करना है। और इसका मास मान लीजिए स्मॉल m है और ये भी हमें नहीं पता। अब आ जाइए सिस्टम पर। सिस्टम क्या है समझिएगा भाई। हम ये जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, ये बराबर होता है g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² से। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखो कि हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो हमें v की वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है। पहली बात तो ज़रा कुछ चीज़ें कट कर देते हैं। m से m कट कैंसिल कर दिया, ये से यहाँ कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा v² = gm अपॉन r। अब मैं यहाँ कैपिटल M अगर यहाँ से फाइंड करना भी चाहूँ तो मुझे v नहीं पता है ना, तो चलो v पता करते हैं। एक बात बताओ, वेलोसिटी का मतलब क्या है, कोई ये अर्थ मान लीजिए यहाँ से चला, चलते 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 रोटेट करते 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 फिर वापस यहाँ पहुँच गया। तो मैं अगर वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, डिस्टेंस कवर किया 2πr, 2πr, इसने 2πr ही तो कवर किया पूरा डिस्टेंस। जब एक रोटेशन लगाया, मतलब एक साल में चक्कर लगाता है सन के, तो आप ये समझिए कि एक साल में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr। और उस एक साल में उसको टाइम कितना लगा, वो टाइम लगा t। अब t की वैल्यू कितनी होती है वो भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहले यहाँ वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर v जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2πr अपॉन t का स्क्वायर g कैपिटल M अपॉन r। देखिए यहाँ से ये मैं कैपिटल M निकालना चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4π² r², ये हो जाएगा 4π² r², है ना। ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ r², तो ये r से मल्टीप्लाई करेंगे r³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r³। अब ये g के साथ m के साथ जो टर्म वो नीचे आएगा ना, ये अपॉन आएगा gt, तो यहाँ से कैपिटल M आ सकता है, हाँ gt², ये आएगा। अब बात समझते हैं कि क्या हमें इसमें वैल्यू पता है, हमें r पता है, g पता है, लेकिन t नहीं पता। t क्या होगा ये समझिए भाई, t का मतलब होता है 365 डेज़। 365 डेज़ में ये पूरा एक रोटेशन कर लेता है, लेकिन अभी डेज़ में है, ज़रा आवर में बदलिए तो एक दिन में कितने आवर्स, 24, तो ये इतने आवर्स हो गए। लेकिन हमें किस में रखना है, सेकंड में, तो आवर्स को मिनट में पहले बदल लो, इंटू 60 कर लो, मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, इंटू 60 कर लो, ये हो गया सेकंड। अब आप यहाँ वैल्यू रख देते हैं, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू r की वैल्यू आपको गिवन है
1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी क्यूब अपॉन जी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू टी, ये वैल्यू रखिए यहाँ पर 365 24 इंटू 3600 में कर दे रहा हूँ छोटा करने के लिए। ये वैल्यू अब आप यहाँ से कैपिटल M कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू इसके आसपास आ जाएगी, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए आप लोग।